हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और हमने पिछले लेक्चर में सोलर रेडिएशन के ऊपर बढ़िया तरीके से 25 एमसीक्यू देखे थे। आज के लेक्चर में 25 और देखेंगे ताकि टोटल 50 एमसीक्यू आ जाए, ताकि पूरी थ्योरी क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें पता चल जाए, ताकि हमारी प्रैक्टिस रिपीटेडली होती रहे। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल वर्जन है। तो मैंने थ्योरेटिकल वर्जन को बहुत अच्छे से क्लासिफाइड करके उसको अलग अलग तरीके से पीपीटी में सजाया, ताकि बहुत ऐसा लाइन बाय लाइन थ्योरी नहीं लगे। तो ये सारा का सारा जो नोट्स है जी सेंटर का एप्लीकेशन पे आपके कोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज मैंने एक चेंज किया है कि हिंदी में भी कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा वाले होते हैं हिंदी भाषा में प्रीफर करते हैं। तो अब से हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हिंदी बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का टेस्ट वर्जन भी मैं बना दूंगा। ये आप जी सेंटर के ऐप में जाके टेस्ट में जब जाएंगे तो एसएससी जेई वगैरह वाले में जाना, या मैं अलग से भी बना दूंगा उसका। तो अंदर की साइड में आपको टेस्ट मिल जाएगा। जो पेड यूजर्स है ऑलरेडी उनके इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये सारे लेक्चर्स भी ऐड हो जाएंगे, पीपीटी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंसोलेशन इज टिपिकली एक्सप्रेस इन यूनिट। यूनिट का पता होना चाहिए। इंसोलेशन क्या है? डेली इंसोलेशन हम क्या करते हैं, देखिए। तो यहां पर किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में हम लोग डिफाइन करते थे। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, पर डे। अच्छा, ये वापस हिंदी वाला है, हिंदी वाला लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन पीक आवर्स करस्पॉन्ड टू सोलर इरेडियंस एवरेजिंग। कितना है भाई? सन आवर्स का मतलब क्या है? 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में 1000 वॉट की इंटेंसिटी का पावर रिसीव हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो उसको बोलते हैं पीक सन आवर, है ना। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a location receives 5.5 kilowatt hour per meter square of a solar energy per day, its peak sun hours। तो आपको मैंने बताया था कि जो peak sun hours का जो वैल्यू है, कितना आपका पावर आ रहा है, कितना एनर्जी आ रहा है पर मीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय जो एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग, वो कितना है 1000 वॉट। 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो 1000 से के चले गया, वॉट से वॉट चले गया, मीटर से मीटर चले गया, तो बचा कितना 5.5 आवर्स, 5.5 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म लगी है, दैट इज क्या सिंबलाइज करती है? हमें आवर्स ही सिंबलाइज करती है। तो बार बार हमें करके नहीं देखना है, एक बार मैंने करके बता दिया, अब आपको डायरेक्टली लगा देना है। तो कितना आवर्स की बात करेंगे हम लोग? 5.5 आवर्स की बात करेंगे। तो ये हमारा 5.5 घंटे के लिए आपका जो सन है उसके पीक आवर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हम देखेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए वे ये ऐसी ही बात है जैसे हम गर्मियों के दिनों में जो धूप होती है, धूप की जो इंटेंसिटी होती है, हम जनरली क्या होता है गर्मियों के दिनों में आप देखोगे कि 12 बजे से 4 बजे तक, या 11 बजे से ही 4 बजे तक बहुत कड़ी गर्मी अगर है, तो 11 बजे से 4 बजे तक अगर आपको बोला जाता है कि घर से बाहर नहीं निकले, थोड़ा कम निकले, है ना। जब आप छोटे बच्चे होते, बड़े हो जाते तो कमाई के लिए तो निकलना पड़ता है, फील्ड पे तो जाना ही पड़ता है। अदरवाइज जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि 11 बजे से लगा के 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, बहुत इंटेंसिटी रहेगी। यही बात ठंडियों के दिनों में क्या हो जाती है, थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ठंडियों के दिनों में हम बोलेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो, उसका जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कम हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि 12 बजे से लगा के या 1 बजे से लगा के 3 बजे तक ही आपकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। तो पीक आवर्स होते हैं सन जब अपनी 1000 वॉट की इंटेंसिटी, एक हम लोगों ने पैमाना ले लिया 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के, कि मीटर स्क्वायर में 1000 वॉट की इंटेंसिटी कितनी देर के लिए आ रही है, उसके हिसाब से हमने सन पीक सन आवर्स लिया है। तो इंडिया में पीक सन आवर्स काफी लोकेशन पे अच्छे देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपके महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इनमें, इसलिए यहां पर सोलर का बहुत बड़ा आपको चंक देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज एवरेज डेली सोलर इंसोल्यूशन टिपिकली फॉल्स इन द रेंज, कहां से? 4 से 7 घंटे, है ना, मैंने बताया 4 से 7 घंटे में वेरी कर सकता है। तो सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which states of India generally has among the highest annual solar radiation potential। तो देखो सबसे पहले आपको ऑप्शंस पिक करना है भाई, केरला, असम, सिक्किम, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। अब बचा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये करते तब अपना थोड़ा कंपटीशन था, बट यहाँ पर कंपटीशन है ही नहीं, तो राजस्थान बिना ज्यादा टाइम गवाए राजस्थान को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कैन यूटिलाइज ओनली द बीम,
मतलब डायरेक्ट कोई बीम बोलते कंपोनेंट ऑफ अ सोलर रेडिएशन एंड नॉट द डिफ्यूज कंपोनेंट। सिर्फ किसकी बात हो रही है, बीम रेडिएशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक मैंने टेबल बनवाई है आपको पीपीटी में थ्योरी क्लास में, वहां पर बताया कि जो आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है वो बीम और डिफ्यूजन दोनों लेता है। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट सीएसपी जो प्लांट है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और बीम ही यूज करते हैं। डायरेक्ट या बोले या बीम बोले एक ही बात है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए आगे चल के आपको फ्लैट कलेक्टर का पूछ ले तो वहां पर बीम और डिफ्यूजन दोनों रहते हैं, ठीक है। और आपका जो पीवी पैनल होता है वो तीनों लेता है, ग्लोबल लेता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज बोथ बीम एंड डिफ्यूजन। देखो क्वेश्चन आ गया बीम एंड डिफ्यूजन, तो क्या बोलेंगे, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, the reduction of solar radiation intensity while passing through the atmosphere is due to all of the following except। भाई देखते हैं कौन कौन सा, जब हमारा आउटसाइड ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से लगा के टेरेस्ट्रियल अर्थ तक जब आता है तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन होता है, स्कैटरिंग होता है और रिफ्लेक्शन होता है। तो तीन तो होते हैं भाई साहब। रिफ्रैक्शन बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो आपका डी इज दी। आपसे पूछा एक्सेप्ट, जो होते हैं उसके अलावा पूछा है तो डी नहीं, है ना, एक्सेप्ट डी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चाहे जो हिंदी भाषी लोग हो वो वायुमंडल से गुजरते समय सौर विकिरण की तीव्रता में कमी निम्न में से किसके कारण नहीं होती है। देखिए बाइलिंगुअल में क्या है कि मान लो इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में ना तो हिंदी भी एक बार पढ़ लिया तो काम हो जाता है। और जो हिंदी भाषी उनके लिए तो बहुत बढ़िया तरीके से, जिन्हें डिप्लोमा वगैरह अपना हिंदी में किया है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओजोन O3 इन द एटमॉस्फेयर प्राइमरली एब्जॉर्ब विच पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। देखिए सोलर रेडिएशन में बहुत सारी तरीके की यूवी, आईआर है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, बहुत सारी होती है। तो आपको बताया था कि ओजोन क्या एब्जॉर्ब करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करता है आपका यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, है ना। तो यहां पर यूवी रेस को कौन करता है, हमारा ओजोन। बाकी अगर इंफ्रारेड की बात करें तो वाटर वेपर, CO2 ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, आईआर, है ना, इंफ्रारेड। तो आपको ध्यान रखना है, सारी टेबल मैंने बहुत तरीके से आपको बना के दिए थ्योरी में, कुछ भी रैंडम उठा के पूरा थ्योरी का चार्ट नहीं भर दिया है ना। तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which factor does not significantly affect the amount of solar radiation received at a location। कौन सा अफेक्ट नहीं कर रहा है ना। आप चाहे तो हिंदी में पढ़, किस कारण का किसी स्थान पर प्राप्त सोलर विकिरण की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है ना। तो आप देखो लेटीट्यूड रहता है भाई, है ना, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस ऊंचाई, और ये अक्षांश है ना, लेटीट्यूड्स होते हैं, लेटीट्यूड्स आप देखते हो, एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई। लोकल करेंसी, अरे भाई ये क्या है, करेंसी का कोई इफेक्ट है क्या, नहीं है। एटमॉस्फेरिक टर्बिडिटी, डस्ट, पॉल्यूशन, ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो बिना देखे आपको नॉट पूछा है तो इसका मतलब करेंसी क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। जो लोग नहीं भी जानते होंगे थोड़ा बहुत थ्योरी, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि करेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी जनरली रीचेस इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग द डे। कब रहती है, सोलर नून, है ना, सोर मध्याह्न, मतलब जब सोलर आपके सर के ऊपर रहे तब से ज्यादा इंटेंसिटी रहती है दोपहर में, है ना। तो सोलर नून बोल सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, हायर एल्टीट्यूड लोकेशन जनरली रिसीव्स डे सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी कंपेयर टू सी लेवल। मतलब जो थोड़ी सी नीचे, सी लेवल मतलब नीचे, है ना। देखिए आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखते हैं तो हर रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा रहता है और वहां नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है ये स्टेशन, है ना। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्टेशन है। तो समुद्र तल से हम लोग सारे जो ऊंचाई वाले जितने पैमाने होते हैं वो सी लेवल से हम लेते हैं क्योंकि सी लेवल सबसे बॉटम माना जाता है। तो आप सारे रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सी लेवल से इसकी, इस स्टेशन की कितनी ऊंचाई है ना, एक लाइन देखने को मिलेगी। तो सी लेवल मतलब हमारा सबसे नीचा, और एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे जैसे और ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर होगा। तो ऑब्वियसली कि सन की जो रेज है ऊपर से आ रही है तो जो ऊपर होगा वो जल्दी रिसीव करेगा ना, ज्यादा रिसीव करेगा, हाँ या ना। आप देखो पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो जो सबसे ऊंची पहाड़ी होती है, सनराइज होता है तो सबसे पहले ऊंची वाली को रेडिएशंस प्राप्त होते हैं, सबसे पहले रोशनी वहां दिखाई देती है, फिर धीरे 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 करके नीचे आती है। तो इसका मतलब है कि हायर एल्टीट्यूड लोकेशन जनरली रिसीव्स मोर या हायर रेडिएशंस बोल सकते हैं, हायर रेडिएशंस। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the optimum fixed tilt angle of a solar panel to maximize annual energy yield is generally set approximately equal to। देखिए यहां पर आपको बताया कि जो पैनल है, आपका जो पैनल है ग्राउंड से किस एंगल से होता है, दैट इज बीटा, बीटा एंगल।
और ये आपका जो टिल्ट यहां पर क्या बोला है, फिक्स्ड टिल्ट एंगल। मतलब देखिए कई बार क्या होता है जब हमारे घरों में सोलर पैनल हम यूज करते हैं तो वहां कोई स्टेप मोटर तो लगाते नहीं है कि पैनल इंटेंसिटी के हिसाब से अपना एंगल बदले, नहीं करते, फिक्स लगा देते हैं। एक एवरेजिंग करके हम फिक्स लगा देते हैं कि जहां पर हमें सबसे ज्यादा रिसीव होने के चांसेस है वहां पर हम लगा देते हैं। तो क्योंकि वो ट्रैकर वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम ट्रैकर नहीं लगाते हैं क्योंकि हम डोमेस्टिक के लिए यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होता है, वो बीटा एंगल होता है जिसपे हमारा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, फिक्स हो चुका है। अगर इसमें ऑप्टिमम फिक्स्ड टिल्ट एंगल हम लोग ऐसा एंगल रखें कि भाई ऑप्टिमम यूज हो, मतलब ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छे से अच्छा यूज कर सके, उसके लिए जो आपका ये रहता है, जो फाई एंगल रहेगा, कहां गया हमारा लोकेशन, द लोकेशन एल्टीट्यूड, द लोकेशंस लॉन्गेस्ट। तो जो लोकेशन का जो एल्टीट्यूड एंगल है, फाई एंगल जो है लोकेशन का एल्टीट्यूड एंगल, वो अगर बीटा के बराबर हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमम ऑप्टिमम एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम एनुअल एनर्जी हमें मिलेगी। तो मैक्सिमम एनुअल एनर्जी के लिए हम क्या करें, बीटा एंगल हमारा फाई के बराबर रख दें, है ना, फाई के बराबर रख दें, तो ये हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एनुअल एनर्जी मिलेगी। बस ये फिक्स के टाइम पे, किसमें, फिक्स टिल्ट एंगल, बीटा चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज आगे चल के भी स्टेपर मोटर वगैरह लगा दोगे तो ये चेंज होता रहेगा, है ना। इसको बाकी और डिटेल में अपन सोलर पावर प्लांट में पढ़ेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, इसका तो ए इज द करेक्ट आंसर, द लोकेशंस लेटीट्यूड, है ना, ये लेटीट्यूड एंगल है। नेक्स्ट है आपका, सोलर एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू द अर्थ थ्रू एम्प्टी स्पेस मेनली बाय कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, डिफ्यूजन, रेडिएशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द, ये सारी प्रोसेस होती। कंडक्शन मतलब हमारा वायर के अंदर जाने वाला, है ना। डिफ्यूजन आपका वो डिफ्यूजन करंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। कन्वेंशन मतलब आपका जो दूध उबलता है, साइक्लिक प्रोसेस इस तरीके से कि ठंडा गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आते जाएगा, इस तरीके से, तो दैट इज कन्वेक्शन। तो ये रेडिएशन, तो अलग अलग तरीके हैं माध्यम में एनर्जी फ्लो कराने के, माध्यम में सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिनट्स डज सनलाइट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। सूरज से अर्थ तक कितने समय में आपकी किरणें पहुंचती है, 8 मिनट 20 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट हम लोग लगा सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने आपको बताया था 150 मिलियन किलोमीटर, और मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6। अब इसको 10 टू द पावर 2 बना दे अगर, तो 1.5 करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 8 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 8, तो क्या आ रहा है 1.5 10 टू पावर 8 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपरेंट सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सन इज अप्रोक्सीमेटली, तो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में ध्यान रख सकते हो, तो 5500 अप्रोक्सीमेटली 5500 सेंटीग्रेड होता है, 5500 सेंटीग्रेड। अगर उसको अपन केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस करना पड़ता है, तो वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली है ये, है ना, ये भी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली है, तो 5762 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द एनर्जी ऑफ द सन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्रोसेस एट इट्स कोर, भाई कोर से किस प्रोसेस से होता है, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन किसका, हाइड्रोजन इनटू हीलियम, हाइड्रोजन इनटू हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय सन संलयन, है ना, ठीक है। मेरा हिंदी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, पर टेक्निकल चीजें हम लोगों ने काय में पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी है, इस वजह से हिंदी की टेक्निकल चीजें नहीं पता होती है, इसलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि अब एआई आ चुका है, ट्रांसलेट आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको जितना अच्छे से यूज कर सकते हैं वो सब यूज कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन IR receives on a tilt surface from the surrounding depends mainly on the albedo, albedo इफेक्ट पे करता है, albedo of the surrounding ground या सरफेस, है ना, आसपास की जमीन या सतह का albedo, परावर्तकता, है ना, तो मैं भी सीख रहा हूं हिंदी, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब पायरेनोमीटर टिपिकली यूसेस विच टाइप ऑफ सेंसर टू मेजर सोलर रेडिएशन, है ना, तो ये टाइप पूछ रहे हैं और साथ में प्रिंसिपल भी पूछ रहे हैं। तो भाई थर्मोपाइल और फोटोवोल्टाइक सेंसर अंडर अ ग्लास डोम, ध्यान रखना मैंने टेबल बनवाई है प्रॉपर, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते, क्या है, रोटेटिंग कप, ये तो सुना ही नहीं, मर्क्यूरी कॉलम नहीं सुना है, बॉर्डन ट्यूब नहीं सुना है। देखिए गाइस, आपको है ना वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसका यही होगा। सपोज करो इस क्वेश्चन में आपसे पायरेनोमीटर टिपिकली यूज, आपको नहीं पता कि भाई इसका अगर ये ऑप्शन नहीं दूं और आपसे पूछो कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो नहीं पता होगा।
बट जब आपको जैसे ऑप्शन दिखा दूंगा तो आपके देखो 3 ऑप्शन बहुत दूर दूर तक नहीं होते जनरली। आपके देखिए रोटेटिंग कप ये सुना ही नहीं, अपने मर्क्यूरी कॉलम नहीं सुना, बर्डन ट्यूब नहीं सुना। तो आप डेफिनेटली क्या है, ये इस तरीके की जब लैंग्वेज आती है तो देखी देखी लगती है तो हम टिक लगा देते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नहीं दूं और डायरेक्टली आपसे नाम पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे। तो कई बार स्टूडेंट टेंशन ले लेते हैं कि सर हमें तो याद ही नहीं हो रहा है, हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। आप थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी होता है जेई लेवल के एग्जाम्स में, ई लेवल के एग्जाम्स में, आपको टेंशन नहीं लेना। ऑप्शन देख के आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। बिना ऑप्शंस के अगर आपसे पूछूं तो हो सकता है मैं भी कई बार एग्जैक्ट लाइन नहीं बोल पाऊं। भाई इतनी मेमोरी नहीं होती है ना, एग्जैक्ट लाइन नहीं बोल पाएंगे, हो सकता है बड़ा सा 3 लाइन का कोई प्रिंसिपल, बट ऑप्शंस देख के हम टिक कर देंगे। भाई हमें चाहिए तो यही, ऑप्शन तो आएंगे ही, ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। क्लियर? कोई हमारा वाइवा तो हो नहीं रहा है कि हमें एग्जैक्ट लाइन बोलना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना थ्योरेटिकल पोर्शन का कि एक एक चीज घोल के पी जाओ, नहीं। क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस लगा लोगे, ऑटोमेटिक कॉमन सेंस लगा लोगे। एक बार चीजें देखी रहेगी तो 1 2 3 बार देखी रहे, उसका थोड़ा टाइम रिवीजन कर लोगे, क्वेश्चन जरूर लगा लेना। क्वेश्चन से आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा इस वाले थ्योरी पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेटीट्यूड एंगल फाइव ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड एज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन फ्रॉम दी। मैंने सारे के सारे आपको बता रखे एंगल्स, है ना। तो ये कहां से, इक्वेटर से लेते हैं, ये इक्वेटर से लेते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। तो सारे एंगल का साइड में मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नेक्स्ट आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड दी, ये आपका आएगा नॉर्मल परपेंडिकुलर द रिसीविंग सरफेस, रिसीविंग सरफेस से परपेंडिकुलर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका for a maximum energy collection, a solar collector surface should ideally be oriented so that the angle of incidence, ये क्या, रेस परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो अभी अपन ने करा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, रेस परपेंडिकुलर सरफेस क्लोज टू जीरो। अगर आपको ये पता भी नहीं क्लोज टू जीरो होना चाहिए, बट ये पता है सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए सनरेस के, तो वो उससे भी काम हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, solar radiation measurement station in India is generally coordinated maintained under the guidance of which of the department। देखिए जनरल जीके का क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे सोलर रेडिएशन चुके में जो मेजरमेंट स्टेशन है सारे के सारे वो कहां पे है, तो वो होगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको आईएमडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएमडी, आईएमडी डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियाज मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका नाम क्या है, कहां पे स्थित है, मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली पे, न्यू दिल्ली में मौसम भवन नाम है इसका। तो जीके का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भाई आईडीएम किसके लिए जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली में मौसम भवन में। ठीक है, नाम भी बढ़िया रखा है इन्होंने, मौसम भवन। क्वेश्चन नंबर 50, which of this correctly rank the general order of solar radiation compound from higher to lowest intensity on a clear day। है ना, क्लियर डे की बात हो रही, क्लाउडी की अगर बात होती, ओवरकास्ट की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन होता, बट क्लियर डे है तो क्लियर डे में जो डायरेक्ट रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब डायरेक्ट या फिर बीम सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद डिफ्यूजन, उसके बाद रिफ्लेक्टेड। तो ध्यान देना है किसकी बात हो रही, क्लियर सनी डे की। अगर यहाँ पे ओवरकास्ट होता तो आंसर बदल जाता। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने टोटल हमारे बचे हुए भी 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर पिछले जो लेक्चर में अपन ने प्योर इंग्लिश में करे वो भी हिंदी में क्या अटैच हो जाएंगे, तो मैं कर दूंगा पीडीएफ में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैं विद हिंदी लैंग्वेज अटैच कर दूंगा। तो इस तरीके से सोलर रेडिएशन का हमारा टॉपिक फिनिश होता है, पहला सेगमेंट हमारा सोलर पावर प्लांट का खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम लोग फोटोवोल्टाइक इफेक्ट देखेंगे और सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम जो सोलर सेल बेस्ड जितने भी पावर प्लांट है वो सब देखेंगे। तो सेकंड हमारा जो लेयर है, सेकंड स्टेज है हमारे सोलर पावर प्लांट का, वो पिछले अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी एजेई से रिलेटेड ऑलरेडी जी सेंटर एप्लीकेशन में पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स अवेलेबल है, बट यहाँ पर मैं अच्छी अच्छी चीजें और करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस और ऐड करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से हम देखेंगे इस चैनल पे, सारी जेईई लेवल की ही बातें करेंगे। ठीक है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।